हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इसी चैनल पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। क्रैश कोर्स का नाम है फाइटर सीरीज, यानी कि जो आने वाला हमारा एग्जाम है नीट और जेई, उसके लिए सभी जेई और नीट वाले एस्पिरेंट फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक का, और लास्ट में हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वन शॉट वीडियो ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लास 12 पे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डोब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। ट्राइड्स का मीनिंग, ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि आप 3 एलिमेंट्स को लीजिए और तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर दीजिए, और फर्स्ट वाले का एटॉमिक वेट और थर्ड वाले का एटॉमिक वेट को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो किसके बराबर आ जाएगा? सेकंड वाले एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा मीन मोड मीडियन निकालना, तो ये मीन के जैसा ही कुछ होता है। तो आइए देखते हैं। मैं इसके बारे में पहले कुछ लिखता हूं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज nearly equal to the average atomic weight of first and third element। ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले वाले और तीसरे वाले एलिमेंट्स को जो ऐड किए तो सेकंड वाले के बराबर आ जाएगा। आइए कुछ फेमस एग्जांपल्स है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए क्या क्या फेमस एग्जांपल उस वक्त जो नोन एलिमेंट्स है उसके बारे में। पहला था हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब ध्यान से सुनिएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो वेट कितना होता है? 7। मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो 23 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। अगर मैं वेट की बात करूं तो 39 होता है। अब आपको करना क्या है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट और थर्ड वाले का एटॉमिक वेट को ऐड कर दीजिए। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 46/2 यानी कि 23, यानी कि सेकंड वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आ गया। इसी प्रकार से और भी कुछ फेमस एग्जाम्पल उस वक्त का था, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक बात बताना यहाँ पे जरूरी है कि समटाइम्स ये एग्जैक्ट वैल्यू देता था, कई बार ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता था। ये भी ध्यान रखिएगा, हर बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। जैसे ये पहला वाला एग्जांपल है, यहाँ पे आपको सोडियम का एटॉमिक वेट के डायरेक्ट इक्वल आ गया, लेकिन हर बार नहीं आएगा। सेकंड आपको एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। इसके अलावा तीसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूँ तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिफ्थ की बात करूँ तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखिए, इंडियन क्लासिकल अगर म्यूजिक की बात करूँ तो मैं तो 7 होते हैं सुर, सा रे गा मा पा धा नी। नी के बाद क्या होता है? सा, यानी कि 100 से ही क्या बना है? सा बना है। यानी कि एवरी 8th एलिमेंट इज द रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो भी 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले के जैसा ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ये उनका कहना था, इनका न्यूलैंड्स का। अब देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि टोटल कितना शुरू हो गया? 7। एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट था उसके बारे में देखिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियोन। यानी कि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम लोग नोबल गैसेस को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग ये बात बोलेंगे कि दैट टाइम वेयर नोबल गैसेस नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, तो हम लोग नियोन को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियोन। नियोन के बाद क्या होता है हमारे पास, सोडियम। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, आर्गन। तो आर्गन को लेना नहीं है। आर्गन के बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। यानी कि ये रूल कैल्शियम तक ही वर्क कर रहा था। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएगा तो वहां पे ये रूल्स काम करना बंद कर दिया था। यानी कि मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना चाहता हूं कि दिस रूल्स वर्क्स अप टू कैल्शियम। ये बात ध्यान रखिएगा, ये रूल कहां तक वर्क कर रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही वर्क कर रहा था, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है, तो वहां पे ये रूल वर्क करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको पीरियड ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पीरियड। तो पीरियड कितना होता था, 7 पीरियड होता था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में कुछ आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब यानी कि छोटा पीरियड। सेकेंड और थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ वाले को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ वाले को हम लोग कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7th वाला क्या होता है हमारे पास, इनकम्प्लीट होता है। यानी कि 7th में मैं लिखूंगा इनकम्प्लीट। क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसी में कि ग्रुप्स कितना था। ग्रुप टोटल था 9। क्या क्या ध्यान रखना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में था हमारे पास 0 ग्रुप। ये ध्यान रखिए, 9 नहीं लिख देना है, जैसे फ्लो में लिखते हम लोग बोल देते हैं 8 के बाद 9 नहीं। यानी कि 9वां कौन सा यानी कि ग्रुप था, 0। ये ध्यान रखना है आपको, 0। क्लियर होगा आई थिंक आपको। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपको, मेंडलीव साहब का उनका कुछ प्रिडिक्शन था। प्रिडिक्शन ये था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को पहले से ही प्रिडिक्ट करके गया था, यानी कि अपने पीरियोडिक टेबल में जो बाद में जाकर के डिस्कवर हुआ तो उसी के जैसा प्रॉपर्टी शो किया था। तो आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ मेंडलीव्स प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट लिख देता हूँ, प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं डिस्कवर लिख देता हूँ। क्या डिस्कवर होकर एक्चुअल में आया था उसके बारे में देखेंगे। प्रिडिक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक्का एल्यूमिनियम। अब देखिए एक्का का मतलब क्या होता है। एक्का एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। एक्का का मतलब होता है हमारे पास 1। आपको पता भी होगा एक्का का मतलब क्या होता है, 1। यानी कि एक्का एल्यूमिनियम जो बाद में जाकर के डिस्कवर होकर के आया वो था गैलियम था, गैलियम। अब गैलियम क्या होता है, Ga सिंबॉलिक फॉर्म में। सेकेंड था हमारे पास एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। अब देखिए एक्का सिलिकॉन जो बाद में डिस्कवर होकर के आया था जर्मेनियम था, जर्मेनियम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Ge से करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास एक्का बोरोन, एक्का बोरोन जो बाद में जाकर के डिस्कवर होकर के आया वो था स्कैंडियम, स्कैंडियम यानी कि Sc। लास्ट में था हमारे पास एक्का मैग्नीज, फोर्थ जो था हमारे पास एक्का मैग्नीज। अब देखिए एक्का मैग्नीज जो बाद में डिस्कवर होकर के आया वो था क्या हमारे पास टेक्नीशियम, Tc, टेक्नीशियम क्या बोलते हैं हम लोग, Tc।
क्लियर होगा आई थिंक। कोई डाउट्स होगा तो जरूर आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कुछ ब्लॉक्स का। जैसे सबसे पहले हमारे पास एस ब्लॉक। अब देखिए एस ब्लॉक में हमको ध्यान रखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट फॉर्म इसको मैं जीईसी लिख सकता हूं, ठीक है। आगे मैं जीईसी लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होता है हमारे पास NS 1 से लेकर के 2 होता है, यानी कि अगर NS 1 आएगा तो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा और NS 2 आया यानी कि ग्रुप सेकंड का एलिमेंट होगा। ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। ग्रुप सेकंड को हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि वो भी कैसा होता है हमारे पास वाटर सोल्यूबल बेस के जैसा ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का अगर मैं जीईसी की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो क्या होता है हमारे पास NS2 NP1 से लेकर के 6 तक। अच्छा मैं ऊपर बताना ये चीज भूल गया कि NS1 से 2 तक जो हो रहा था वो क्या है, N क्या हमारे पास पीरियड नंबर है, यानी कि वो वैरी कर सकते हैं 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यही चीज ध्यान रखना कि ये सेकंड वाले से लेकर के मतलब N का वैल्यू 2 से लेकर के 7 तक हो सकता है। एक्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का क्या होता है हमारे पास 1s2, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन उसमें नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक का अगर मैं जीईसी की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो क्या होता है N-1D 1 से लेकर के 10 तक, उसके बाद NS 1 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, कई जगह ये लिखा हुआ है कि NS जो होता है वो 0 से 2 तक होता है, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। जो पैलेडियम होता है ना उसमें क्या होता है हमारे पास 0 आ जाता है, 5s, वो क्या होता है 0 आ जाता है। 0 आने का मतलब क्या हुआ, वो एक्सेप्शंस में चला गया। ऐसा क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना बताया था ट्रिक, उसमें मैंने ये चीजें बता दिया हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसका वीडियो। तो ये हो गया हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि N-1D को क्या कहते हैं हम लोग, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, यानी कि वैलेंस सेल के जस्ट एक अंदर। एफ ब्लॉक आ गया हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूं तो जीईसी क्या होता है हमारे पास, ये होता है N-2F, यानी कि एंटी पेनल्टीमेट सेल में 1 से लेकर के 14 तक, N-1D कहां से 0 से लेकर के 2 तक और NS2 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 सीरीज होता है, एक होता है हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज और एक होता है हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज। अगर लेंथेनॉइड सीरीज की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन N-2F 1 से लेकर के 14 तक और N-1D 0 से लेकर के 1 तक और NS2 हो जाता है। और एक्टिनॉइड सीरीज का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो होगा N-2F 1 से लेकर के 14 तक और N-1D 0 से लेकर के 2 तक और NS2 लास्ट में हो जाएगा। ये उसका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है वो बता देता हूँ। वो होता है 3D सीरीज से, 3D सीरीज। अच्छा 3D सीरीज क्या होता है, वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। अब n का वैल्यू 4 यहाँ पे रखिएगा तो 3D सीरीज आ जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो ये होता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है 3D सीरीज, यानी कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, जिंक का होता है 30। 4D सीरीज में अगर मैं आऊं, मतलब 5th पीरियड में आऊं, तो क्या होता है वाइट्रियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 39। ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, 4D सीरीज में, 4D सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ। वाइट्रियम से कहाँ तक होता है, ये कैडमियम तक होता है। कैडमियम का कितना होता है 48 होता है। अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं, क्या होता है वाइट्रियम के बाद लेंथिनम का कितना होता है हमारे पास 57 होता है। 57 से ये हॉफनियम तक जाता है, यानी कि 72 तक जाता है। उसके बाद ये कहां तक जाता है हमारे पास, मरकरी तक, यानी कि 80 तक जाता है। ये क्या हो गया हमारे पास 5D सीरीज। अब ध्यान से सुनिएगा, लेंथेनॉइड सीरीज में कहां से कहां तक एलिमेंट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LS का मतलब लेंथेनॉइड सीरीज। ये होता है हमारे पास सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक। एक्चुअल में लेंथेनम से बोल दिया जाता है, लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, लेकिन पढ़ा जाता है किसमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में।
ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है, सीरियम से लेकर के कहाँ तक होता है, लुटेशियम तक होता है। और अगर मैं एक्टिनोइड सीरीज की बात करूं तो वो होता है हमारे पास थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। लॉरेंशियम को आप Lr से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Lw से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब Lr क्या होता है हमारे पास, ये चीज समझिए। लॉरेंशियम, सीरियम का कितना होता है 58 से लेकर के 71 तक, थोरियम 90 से लेकर के 103 तक। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि कुछ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स जो है वो थर्ड पीरियड के साथ डायगोनली रिलेशनशिप शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका सेम आयनिक पोटेंशियल वैल्यू होता है, यानी कि फाई का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ लिखता हूँ। सेकेंड पीरियड एलिमेंट shows diagonal relationship with third period element because of same ionic potential value। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि आगे मैं ये लिखना चाहता हूं कि दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा। कई जगह ये भी लिखा गया है कि सेम आयनिक पोटेंशियल वैल्यू के बदले आप ये भी कह सकते हैं कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इसके कारण भी ये डायगोनली रिलेशनशिप शो करता है। तो टोटल 6 ही एलिमेंट्स होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है। ध्यान आपको रखना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नीचे आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। जिसमें से होता है हमारे पास लिथियम शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम शो करता है एल्युमिनियम के साथ और बोरोन शो करता है सिलिकॉन के साथ। तो टोटल कितना एलिमेंट्स हो गया हमारे पास, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गया। 6 ही एलिमेंट्स है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ फाई क्या होता है। फाई होता है आयनिक पोटेंशियल। अब देखिए फाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग चार्ज ऑफ केटाइन, या ऐसे लिख लीजिए चार्ज ऑन केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ केटाइन, यानी कि चार्ज ऑन केटाइन कितना दिया हुआ है और रेडियस ऑफ केटाइन कितना दिया हुआ है, उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आयनिक पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होता है जिससे एस और पी ब्लॉक का प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। जनरली 2 ही ब्लॉक्स माना जाता है और एस और पी के बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक का एक और नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन वर्ड किस चीज से बना है, ट्रांजिस्ट का मतलब होता है गुजरना। कहाँ से गुजर रहा है ये, एस और पी ब्लॉक के बीच से गुजर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही गुजर रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि उसी के अंदर से निकल रहा है। तो मेनली 2 ही ब्लॉक्स को कंसीडर किया जाता है, एस और पी ब्लॉक, इसीलिए एस और पी ब्लॉक का प्रॉपर्टी वगैरह भी डी ब्लॉक में देखा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को बोलेंगे हम लोग एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स are collectively known as representative elements।
आपको एक्सेप्ट ध्यान रखना है ग्रुप 18 को छोड़ करके, क्योंकि वो जनरली क्या होता है, नोबल गैसेस होता है और रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भले कुछ करता है जेनन वगैरह, रेडॉन वगैरह, लेकिन जनरली नहीं करता है। तो मैं क्या लिख रहा था, एक्सेप्ट रिप्रेजेंटेड एक्सेप्ट ग्रुप 18, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टिपिकल एलिमेंट्स। देखिए टिपिकल एलिमेंट्स उसको कहते हैं जिससे किसी भी ग्रुप का प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको ग्रुप 17 के बारे में जानना है, तो आपको सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं लेना है, किसको लेना है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को, क्योंकि थर्ड पीरियड में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण वो सारा प्रॉपर्टी शो कर देता है जो बाकी ग्रुप के मेंबर करते हैं। सेकेंड पीरियड को इसलिए नहीं लेते हैं, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। एनोमलस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना, यानी कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण बाकी यानी कि ग्रुप्स का जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी शो करता है वो वैसा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कौन सा सेकंड पीरियड वाला कैसा होता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है, और थर्ड पीरियड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि उसी से हमारा प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। फिर से आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि ग्रुप 18 ध्यान रखना है, ये चीज फिर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अब देखिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 90 हो, ठीक है, यानी कि 90 से अबव वाला जो भी एलिमेंट्स होगा, यानी कि यूरेनियम के बाद वाला जो भी एलिमेंट्स होगा वो कैसा होता है, हमारे पास ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एटॉमिक नंबर मोर देन 90 वो क्या होता है हमारे पास, या कॉल्ड लिख देता हूं मैं, कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होता है वो जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट कौन सा होगा, या फिर फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट भी कौन सा होगा, तो वो होता है हमारे पास टेक्नीशियम Tc, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट मेन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास पीएम का मतलब प्रोमीथियम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि सभी एक्टिनोइड्स कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, लेकिन सभी लेंथेनोइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होता है एक्सेप्ट पीएम, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आइए उसके बारे में लिख लेते हैं। ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव बट ऑल लेंथेनोइड्स आर नॉट मेन मेड एक्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको, पीएम, एक्सेप्ट पीएम, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारे पास डिजिट, यहाँ पे हमारे पास नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबल। अब देखिए डिजिट 0 से स्टार्ट होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ध्यान से देखिएगा, 0 के लिए हम लोग यूज करते हैं नील, 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए यहाँ पे हम लोग क्वाड यूज करते हैं। टेट्रा क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसके बारे में अभी एग्जांपल्स में क्लियर कर दूंगा आपको। यहाँ पे क्या होता है क्वाड।
5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स होता है, हेक्स। 7 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? सेप्ट बोलेंगे, हेप्ट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे अभी मैं एग्जांपल्स में क्लियर कर दूंगा। हेप्ट नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? सेप्ट लिखूंगा। 8 के लिए ऑक्ट लिखूंगा और 9 के लिए क्या लिखूंगा? नन नहीं, क्या लिखूंगा? इन, ENN। सिंबल क्या क्या हो जाएगा इसका? N, इसका U, इसका B, इसका T, इसका Q, P, H, S, O, E। और लास्ट में आपको सफिक्स में ऐड कर देना है। सफिक्स क्या ये ऐड करना है? IUM। ये क्या हो गया आपके लिए? सफिक्स हो गया। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल में 103। अब 103 में क्या होता है? 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं? अन। 0 के लिए क्या लिखूंगा? नील। और 3 के लिए क्या लिखूंगा? ट्राई, ट्राई। और लास्ट में क्या लगा दूंगा? IUM, IUM। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो आई आ गया। कभी भी IUPAC नेमिंग में 2 आई नहीं आता है, यानी कि 2 वोवेल एक साथ नहीं आएगा। तो एक आई को क्या कर दूंगा मैं? कट कर दूंगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? UNT हो जाएगा। अगर मैं 104 लूं तो इसका मैं लिखूंगा तो अन नील क्वाडियम, ये हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? UNQ। अगर मैं मान लीजिए कि टेट्रा लेता तो UNT हो जाता, तो ऊपर वाला भी 103 में भी UNT और 104 में भी UNT, इसमें कंफ्यूजन हो जाता था। इसीलिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए फोर्थ वाले को टेट्रा नहीं लेकर के क्वाड लिया गया। यही सेम केस बनता है किसमें? हेक्स वाले में और हेप्ट वाले में। तो इसीलिए क्या रखा गया था? सेप्ट रखा गया था। 9 वाले में भी सेम चीज, यही चीज देखा गया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एटॉमिक नंबर और उसका आपको ऑफिशियल नेम भी ध्यान रखना है। नीट में कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है ऑफिशियल नेम से भी, ठीक है? तो उसको हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास होगा 101 से 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 1110, ठीक है? यानी कि 110। अब देखिए, इसको निमोनिक फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मैं सबसे पहले सिंबल लिख देता हूं, उसके बाद उसका ऑफिशियल नेम भी लिख देता हूं। आपको ध्यान कैसे रखना है कि MD का मतलब क्या होता है? यहाँ पे निमोनिक फॉर्म में मैडम, मैडम नो। कैसे ध्यान रखना है? मैडम नो। लड़की ने रदरफोर्डियम को डुबाया, ठीक है? मैडम नो, लड़की ने रदरफोर्डियम को डुबाया। संग बह गया, संग बह गया। हसमत, हसमत डस या हसमत देख। सबसे पहले मैं यहाँ पे निमोनिक लिख देता हूं, मैडम नो। लड़की, LADKI भी लिख सकते हैं, LARK, जैसे भी आपको ध्यान रखना है रख लीजिए। लड़की ने रदरफोर्डियम को डुबाया। संग बह गया, संग बह गया। हसमत देख या फिर डस, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब इसका ऑफिशियल नेम हम लोग लिख लेते हैं। MD का मतलब होता है मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम। NO का मतलब होता है नोविडियम। उसके बाद क्या हमारे पास LR का मतलब होता है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम। RR का मतलब होता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। DB का मतलब होता है टुबनियम या फिर डबनियम भी बोला जाता है। SG का मतलब होता है सीबॉर्गियम, सीबॉर्गियम। BH का मतलब होता है बोहरियम। HS का मतलब होता है हैसियम। अगला है MT को कहते हैं हम लोग मेटनेरियम, मेटनेरियम। नेक्स्ट है हमारे पास DS
डीएस को कहते हैं डम्प स्टेडियम, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैंने निमोनिक भी बता दिया आपको ध्यान रखने का। नीट में क्वेश्चंस आया हुआ था इसका, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और 101 से लेकर के 110 तक ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियड के बारे में। पीरियड, अब देखिए पीरियड के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देख लीजिए, या फिर हाईएस्ट सेल नंबर भी देख सकते हैं, उसी को कहते हैं ना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देख लीजिए। n क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पीरियड नंबर भी उसी को कहा जाता है। तो आप ये देख लीजिए, या फिर हाईएस्ट सेल नंबर देख लीजिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स टू विच सबसेल, यानी कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स किस सबसेल में एंटर कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, और एफ में गया तो एफ ब्लॉक। ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ग्रुप्स निकालना। अच्छा, ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक। अब देखिए एस ब्लॉक का क्या होगा, या तो NS1 आएगा या तो NS2 आएगा, ठीक है। अगर NS1 आया तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और अगर NS2 आया तो हम लोग कहेंगे ग्रुप 2 का एलिमेंट है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पी ब्लॉक। अब देखिए पी ब्लॉक का क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप्स निकालने का, वो होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो 12 प्लस लास्ट NP इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या ध्यान रखना आपको, डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए बस आप वैलेंस को ऐड कर दीजिए, यानी कि N-1D सबसेल इलेक्ट्रॉन प्लस NS सबसेल इलेक्ट्रॉन। बस इतना कर दीजिए, आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। और फोर्थ में क्या ध्यान रखना है आपको, एफ ब्लॉक। अब देखिए एफ ब्लॉक के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, एफ ब्लॉक का तो फिक्स ही होता है, यानी कि थर्ड बी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स में करवा देता हूं, जैसे मान लीजिए लिथियम मैग्नेटिया 3, तो 1s2 2s1। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, एस में, क्या बोलूंगा एस ब्लॉक के एलिमेंट से। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देख लीजिए कितना है, सेकंड, तो ये क्या हो गया, सेकंड पीरियड का हो गया। और मैं ग्रुप्स की बात करूं तो लास्ट में क्या आया, NS1 आया, मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट है। जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। आप सबको पता ही होगा, बस ये क्रैश कोर्स है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीजों को निपटा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का वीडियो, तो वहां पे आप जरूर देखिएगा जिस बच्चे को कोई डाउट होता है तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, ध्यान से देखिए पी में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। कितना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है, सेकंड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर ग्रुप निकाला है मुझे तो क्या कर देना है, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, ये कितना हो गया 14, मतलब 14th ग्रुप का ये एलिमेंट है कार्बन फैमिली का। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 प्लस लास्ट NP इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारे पास 2, तो कितना हो गया 14, बात वही हो गया ना। अगर मान लीजिए मैं मैग्नीज का लेता हूँ, एक डी ब्लॉक का भी बता देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1s2, क्या हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब ध्यान से देखिए 3d5 आ गया हमारे पास। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट से। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देखिए कितना है हमारे पास, 4th, यानी कि 4th पीरियड का एलिमेंट है। और अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो बस वैलेंस सेल को ऐड कर दीजिए, यानी कि n-1d सबसेल और ns सबसेल को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी कि 7th क्या हो जाएगा, ये ग्रुप का हो जाएगा।
मन में डाउट्स आया होगा सर एक्सेप्शंस वाले में क्या करेंगे, क्रोमियम और कॉपर में सेम चीज अप्लाई करना है, वहां पे भी वही आंसर आएगा, अलग से कोई रूल्स ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एटॉमिक रेडिया पे। देखिए एटॉमिक रेडिया में आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। पहला पीरियोडिक टेबल्स में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है। अब देखिए लेफ्ट टू राइट में होता है हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि पावर ऑफ न्यूक्लियस, वो बढ़ेगा तो साइज क्या होगा हमारे पास, छोटा होगा, साइज डिक्रीजेज। अगर साइज डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिया भी डिक्रीज हो जाएगा, तो रेडिया डिक्रीजेज। ये चीज क्लियर होगा, ये जनरल ट्रेंड्स होता है। सेकंड आपको ध्यान रखना है टॉप टू बॉटम। अब देखिए टॉप टू बॉटम में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, मतलब ऑर्बिट नंबर क्या होता है, बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। सेल्स बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो रेडिया भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रेडिया भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया जनरल ट्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे जो मेन पार्ट है इसका, एक्सेप्शंस, वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। एक्सेप्शंस, पहला एक्सेप्शंस ये देखना है कि फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन और हीलियम में देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होना चाहिए, साइज छोटा तो हाइड्रोजन का क्या हो जाना चाहिए, रेडिया बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। किसका हो जाता है, हीलियम का। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए हीलियम क्या है हमारे पास, नोबल गैसेस, क्या है हमारे पास, नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस क्या शो करता है, वेंडर वॉल रेडिया, वेंडर वॉल रेडिया, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हमारे पास, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या शो करता है हमारे पास, कोवेलेंट रेडिया, कोवेलेंट रेडिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हमारे पास कोवेलेंट, मेटालिक और वेंडरवाल का कंपैरिजन होता है तो वीएमसी ध्यान रखिए, वीएमसी यानी कि सबसे पहले वेंडरवाल, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवेलेंट। वेंडरवाल क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होने के कारण क्या होगा, वो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। अब मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, तो दोनों क्या एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, तो दोनों का आपको क्या करना है, रेडिया फाइंड कर देना है एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख करके, जिसके बारे में बोला या तो बी टू बी बोलेगा या तो ए टू ए बोलेगा। ए टू बी मतलब क्या, जैसे ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेटेलिक तो आपको पता है मेटल्स में देखा जाता है। कोवेलेंट क्या होता है हमारे पास, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो वहां पे क्या होता है, तो वैसे भी डिस्टेंस कम हो जाता है, तो उसका कम हो जाता है, तो इसीलिए हीलियम का ज्यादा हो गया। यानी कि आप एक रूल्स बना सकते हैं ना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जब कभी भी हम लोग रेडिया निकालेंगे तो नोबल गैसेस का वैसे भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नोबल गैसेस का वैसे भी क्या होगा, रेडिया ज्यादा होगा हर पीरियड में। सेकेंड में क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, वही लेफ्ट टू राइट में क्या होगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा होना चाहिए, बट होगा क्या, इसको उठाइए और कहाँ रख दीजिए, नियोन को आगे रख दीजिए, बस यहाँ से हटा दीजिए, यही करना है आपको। थर्ड में भी सेम चीज होगा हमारे पास, आर्गन को आगे कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बस ये हो गया। ये था हमारे पास कुछ पीरियड का एक्सेप्शंस। अब सबसे बड़ा एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे, वो क्या हमारे पास, डी ब्लॉक का एक्सेप्शन। आइए वहां पे ध्यान देते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ डी ब्लॉक। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक होता है, जिसमें से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक क्या होता है हमारे पास, साइज घटता है, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल में क्या होता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है, कॉपर, जिंक में बढ़ने लगता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फैक्टर क्या क्या लगता है वो चीज देखिए। जेड इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेट करता है किस पे, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कई बच्चे को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी कि कोई भी न्यूक्लियस जो बाहर वाले सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो बीच में क्या होगा, इनर सेल्स होगा,
तो इनर सेल्स क्या करेगा, बाहर वाले सेल को रिपल्सन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो कितने का रिपल्सन दे रहा है वो चीज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। वो भी पीरियोडिक टेबल का डिटेल वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये डोमिनेट करता है, इसीलिए क्या होता है, साइज घटता है। लेकिन आयरन क्वालिटी के में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ओवरकम कर जाता है किस पे, सिग्मा पे, इसीलिए कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जेड इफेक्टिव पे क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है सिग्मा से क्या होता है, रिपल्सन होता है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसके कारण साइज क्या होगा, छोटा होगा। और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, रिपल्सन बढ़ता है, और रिपल्सन बढ़ने से चीजें क्या होगा, दूर जाएगा। अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा था क्या, एक्सेप्शंस और डी ब्लॉक। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होगा। जैसे देखिए स्कैंडियम का क्या होता है हमारे पास, D1 कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में लिखिएगा तो, और मैंगनीज का कितना होता है, D5। तो सबसे पहले आप D1, D2, D3, D5, D5, यानी कि जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारे पास साइज घट रहा था। लेकिन जैसे ही आप फिकोनी मतलब आयरन कोबाल्ट निकल में पेयरिंग स्टार्ट कर दिए, मतलब D6, D7 और D8, तो क्या हो गया, तीन पेयरिंग हो गया। पेयरिंग होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन्स ही तो फीलिंग कर रहे हैं ना। तो रिपल्सन के कारण एक फैक्टर पहले जेड इफेक्टिव वाला क्या होता है, घट रहा था, दूसरा फैक्टर रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है, बढ़ना चाह रहा है। तो इस कंडीशन में ना तो बढ़ पाता है ना तो घट पाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और कॉपर और जिंक में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सिंगल मैंने 5 तक भरा तो आसानी से साइज घटना चाहिए, लेकिन इस बार क्या हुआ, दोनों में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हो गया। अब हर ऑर्बिटल में क्या हो गया, रिपल्सन स्टार्ट हो गया। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। इसीलिए वहां पे कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाता है, यानी कि रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स फिर भी होता है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट हमको ध्यान रखना है, एक और एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, वो है हमारे पास रेडियस ऑफ एल्युमिनियम क्या होता है, बराबर होता है किसके, रेडियस ऑफ गैलियम के। ऐसा क्यों होता है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए पुअर स्क्रीनिंग क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज मैं पीरियोडिक टेबल का डिटेल वीडियो में कवर करूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा S का होता है, उसके बाद P का होता है, उसके बाद D का, और लास्ट में F का होता है। जिसमें S और P का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होता है, D और F का क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है। क्योंकि S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, वो क्या होता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करके रखता है, तो अच्छे से शील्ड कर पाता है, ठीक है। और F कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड, तो वो बहुत ज्यादा दूर होता है वैसे भी न्यूक्लियस से, अच्छे से क्या करता है, उसको ढक नहीं पाता है। P कैसा होता है, डबल शेप, D कैसा होता है, डबल शेप। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो SPDF, S और P कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, और D और F क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये चीज हमारे पास हो गया। एक और आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ये थर्ड ग्रुप है D ब्लॉक का, ये फोर्थ है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथिनम। यहाँ पे क्या होगा, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम। यहाँ पे क्या होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब देखिए स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथिनम में आएंगे तो साइज बढ़ रहा था, रेडिया भी बढ़ रहा था, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइटेनियम, जर्कोनियम में जैसे ही आए, जर्कोनियम से हॉफनियम में क्या हो गया हमारे पास, यानी कि कांस्टेंट हो गया रेडियस। ऐसे ही यहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ समझिए, जो हमारे पास ये लेंथिनम से हॉफनियम के बीच 14 एलिमेंट का गैप है। अब 14 एलिमेंट का गैप है तो वो 14 एलिमेंट कहाँ पे गया, लेंथेनॉइड स्टेज में, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर किया वो किस में गया, लेंथिनम में गया, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज में गया, मतलब 4f में गया। और 4f का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण एक फैक्टर तो सेल से बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, दूसरा फैक्टर के कारण साइज घटेगा। इस कंडीशन में ना तो बढ़ पाता है ना तो घट पाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं ये होता क्यों है, होता है ड्यू टू LC का मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, साइज छोटा हो जाना। किसके कारण होता है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ या फिर पुअर शील्डिंग ऑफ D and F ऑर्बिटल्स के कारण। चलिए यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए D सीरीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, D सीरीज में आपको ये 3D हो गया, ये 4D हो गया और ये 5D हो गया,
ठीक है। तो 3D से 4D में जैसे ही बढ़ेंगे तैसे बढ़ रहा था, 4D और 5D का क्या होता है, रेडियस बराबर हो जाता है, एक्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको, 3rd B, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां पे ये चीज नहीं एंटर कर रहा है, मतलब F में नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगा, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आयनिक रेडिया पे। अब देखिए आयनिक रेडिया में आपको क्या ध्यान रखना है, आयनिक रेडिया में आपको ध्यान रखना है पहला लेफ्ट टू राइट। अब देखिए लेफ्ट टू राइट में आपको ध्यान क्या रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रखे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए N-3 हो गया, O-2 हो गया, Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, Al+3 हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है तो कैसे आपको जवाब देना है वो मैं बता देता हूँ। ये क्लास 9th का है, ठीक है। कैसे निकालना है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, उतना ही क्या होता है उसके पास प्रोटॉन्स होता है। कब होगा ये चीज, जब उसके पास कोई चार्जेस वगैरह नहीं दिया हो। चार्ज दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है, अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो उसको हमको ऐड कर देना है और पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा तो उसको हमको माइनस कर देना है। थोड़ा सा उल्टा होता है केमिस्ट्री में, जैसे मैथ में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, गेन, लाभ ही हो रहा है ना, नेगेटिव का मतलब हानि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव का मतलब गेन होता है और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, 7, इसका 8, इसका कितना 11, इसका 12 और इसका 13। नाइट्रोजन का अगर 7 होता है एटॉमिक नंबर तो 7 में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन से एक माइनस कर दूंगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का 12 है, 2 माइनस करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का कितना है, 3, तो 13 में से 3 गया कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। सभी क्या है, ये सभी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये साइज जो होता है इसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो आगे आपको खुद पता चल जाएगा, जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे एनाइन, केटाइन और न्यूट्रल को, तब पता चल जाएगा। सेकंड हमको ध्यान देना है टॉप टू बॉटम। अब देखिए टॉप टू बॉटम में आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, आपको पता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज तो साइज भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि Li+, Na+, K+, Rb+, CS+, ठीक है। Fr+ को नहीं लेंगे क्योंकि फ्रांसियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, साइज बढ़ेगा। आयनिक में भी वही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है तो साइज भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो इन सब में क्या होगा, वही सेम कंडीशंस होगा। ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए एनाइन आ जाए, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। उसके बाद हमको देना है न्यूट्रल को। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नो चार्ज, यानी कि उस पर कोई चार्जेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है केटाइन के बारे में। केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे मान लीजिए P-3 हो गया, S-2 हो गया, इसके अलावा K+ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं Ca+2 हो गया। इसके अलावा आप आर्गन ले लीजिए। अब देखिए फॉस्फोरस का कितना था, 15, मैं यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। इसका 16, इसका 19, इसका कितना हो गया मेरे पास 20 और इसका कितना हो गया 18। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। फॉस्फोरस का 15 में 3 ऐड करेंगे कितना 18, यहाँ पे 16 में 2 18, 19 में से गया तो 18, कैल्शियम में से 2 गया तो 18, मतलब 20 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या 18 ही है।
सब क्या आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसको अरेंजमेंट कैसे करना है साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज का क्या होता है इनवर्सली। साइज देखिए किसका कम है, किसका है हमारे पास, इसका सबसे ज्यादा इसी का होगा, तो P-3 का। उसके बाद इसका तो S-2। उसके बाद किसका है हमारे पास 18 मतलब आर्गन का। उसके बाद किसका है हमारे पास साइज पोटेशियम K+। उसके बाद किसका है Ca+2। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको नेगेटिव चार्ज को प्रायोरिटी देना है, तो नेगेटिव को मैंने दिया, उसके बाद कम नेगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल वाले को, उसके बाद पॉजिटिव कम पॉजिटिव वाले को, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाले को। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है कि एनाइन को सबसे ज़्यादा, उसके बाद न्यूट्रल को, उसके बाद केटाइन को। अब देखिए जैसे ये माइनस का क्यों ज़्यादा होता है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। रीजन क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, नेगेटिव चार्ज से क्या होता है हमारे पास रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन इंक्रीजेज, रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगा बढ़ेगा। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो क्या होगा एट्रैक्शन बढ़ेगा, एट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा साइज छोटा होगा, साइज डिक्रीजेज होगा। ये चीज ध्यान रख सकते हैं। अगला इसी में एक चीज और ध्यान देना है, हाइड्रेटेड रेडिया। फोर्थ में, फोर्थ वाले हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ क्या हो गया हमारे पास हाइड्रेटेड रेडिया, हाइड्रेटेड रेडिया। अब देखिए हाइड्रेटेड रेडिया क्या होता है थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, इसके बारे में डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, जैसे NaCl वगैरह क्या होता है आयनिक, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक कंपाउंड को आप पानी में जब डिजोल्व करवाते हैं तो वो कैसे टूटता है Na+ और Cl- में, और वाटर कैसे टूटता है H+ और OH- में टूटता है। यानी कि हाइड्रेटेड रेडिया उसको बोलेंगे जब कभी भी आयनिक कंपाउंड पानी में डिजोल्व होता है, हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब वाटर, वाटर में डिजोल्व होता है तो क्या होगा वहां से जो एनर्जी लिबरेट होता है, जब कुछ ब्रेक होगा तो वहां से एनर्जी लिबरेट होगा, जो एनर्जी लिबरेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या हाइड्रेटेड एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट आप यूज करते हैं तो क्या होता है सॉल्वेटेड यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। और वहां का जो रेडियस फाइंड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड रेडिया, या फिर दूसरा कोई सॉल्वेंट में फाइंड करेंगे तो सॉल्वेटेड रेडिया बोलते हैं। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए Na+ और Cl- में ये टूटा, तो Na+ को मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ तक अट्रैक्ट किया, तो यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट हुआ वो क्या होगा हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। कब होगा, जब वाटर सॉल्वेंट लेंगे तब। वाटर के अलावा कोई दूसरा जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह ले लिए, ईथर वगैरह ले लिए, बेंजीन वगैरह ले लिए, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह ले लिए, तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास सॉल्वेटेड एनर्जी हो जाएगा या फिर सॉल्वेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये केटाइन था हमारे पास और यहाँ तक वाटर के मॉलिक्यूल क्या किया अट्रैक्ट किया, इसको यहाँ तक मान लीजिए अट्रैक्ट किया क्या वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये सभी क्या हो जाएगा उसका रेडिया, यहाँ से यहाँ तक क्या फाइंड कर देंगे हम लोग रेडिया, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रेटेड रेडिया, हाइड्रेटेड रेडिया। क्लियर होगा, हाइड्रेटेड रेडिया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो Li+ गैसियस में, Na+ गैसियस में, K+ गैसियस में, Rb+ गैसियस में और CS+ क्या चीज गैसियस में। ये सभी में क्या होगा टॉप टू बॉटम में वही साइज बढ़ेगा। ये सब किस में बात करेंगे गैसियस में, लेकिन अभी हम लोग हाइड्रेटेड रेडिया में किस में बात करेंगे एक्वस फॉर्म में बात करेंगे। एक्वस का मतलब कहता है वाटर के फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब Li+ एक्वस, Na+ एक्वस, K+ एक्वस, Rb+ एक्वस और हमारे पास CS+ एक्वस। इसमें क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसा साइज बनेगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये किस में गैसियस फेज में बात कर रहा हूँ, ये किस में एक्वस फेज में बात कर रहा हूँ, तो साइज का ये ऑर्डर होता है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास आयनिक रेडिया घटेगा तो हमारे पास क्या होगा हाइड्रेटेड रेडिया बढ़ेगा, हाइड्रेटेड रेडिया बढ़ेगा, और हाइड्रेटेड रेडिया बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा घटेगा। कंडक्टिविटी घटेगा तो आयनिक मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, आयोनिक मोबिलिटी
डिक्रीजेज। कंडक्टिविटी का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट करना, आयंस होगा तो ऑब्वियसली कंडक्ट करेगा। आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, आयंस का मूवमेंट क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए जिसका साइज छोटा होता है ना उसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा दिखता है। चार्ज अगर ज्यादा दिखेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एनायंस को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज पहले छोटा था लेकिन जैसे वाटर का मॉलिक्यूल उससे अटैच हुआ तो वो कैसा होगा, बल्की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे एक पतला इंसान दौड़ रहा है और एक मोटा इंसान दौड़ रहा है तो कौन आसानी से दौड़ेगा, पतला वाला, तो मोटा वाला मूवमेंट ही नहीं कर पाता है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साइज भले छोटा था, एनायंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया जिसके कारण वो बल्की हो गया, और बल्की हो गया तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाया, मतलब आयनिक मोबिलिटी घट जाएगा। आई थिंक कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, वहां से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं उसी एनर्जी को नाम देते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का और भी नाम होता है, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोला जाता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, ये भी ध्यान रखते हैं, यानी कि आईपी भी आप कह सकते हैं, आईई भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर डेल्टा एच आईई भी कह सकते हैं। ये सब इसका रिप्रेजेंटेशन है और नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। डेफिनेशंस में यहाँ पर लिख देता हूं, द एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous atom इज कॉल्ड क्या हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया आइसोलेटेड और गैसियस। अब देखिए आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला एटम कब होगा, जब वो गैसियस फेज में रहेगा। जनरली क्या होता है हमारे पास, सॉलिड फेज में क्या होता है हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्टी होगा। तो कहां से निकालेंगे हम लोग, गैसियस फॉर्म में। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, गैस में। कौन सा एनर्जी देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। ठीक है, तो जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है, यानी कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये क्या है उसके वैलेंस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो क्या देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का भी वही यूनिट होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे इसी में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ये क्या होता है हमारे पास, समझिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई क्या है हमारे पास एटम है, कोई भी एटम है, किस फेज में हमारे पास, गैसियस फेज में। इसने एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया तो ए पॉजिटिव में गया, गैसियस फेज में एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला गया। इस बार जो मैंने एनर्जी दिया उसको मैंने नाम दिया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब देखिए ए पॉजिटिव में से गैसियस फेज में फिर से एक इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाला तो किस में गया, ए डाई पॉजिटिव में गया, गैसियस फेज में एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला गया। इस बार क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ए डाई पॉजिटिव में से फर्दर मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो ए ट्राई पॉजिटिव में गया, एक इलेक्ट्रॉन से बाहर चला गया, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। ये ऐसे करके बढ़ते जाएगा, एंड सो ऑन, मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन। इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जितना ज्यादा हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा एनर्जी बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस उसी कंडीशंस में करवाता है जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अगर स्टेबिलिटी के खिलाफ अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से हमेशा सेकंड का ज्यादा होता है, सेकंड से हमेशा थर्ड का, थर्ड से ज्यादा फोर्थ का, ऐसे करके एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ये था हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हमें देना पड़ेगा तो डेल्टा एच क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा।
कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड्स, अब देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स पे आपको क्या देंगे, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, वही जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मैंने बताया था, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज डिक्रीज है तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, देखिए सिंपल सा तरीका समझिए। साइज के क्या होता है, हमेशा इन्वर्सली होता है, साइज के इन्वर्सली होता है क्या, आयनेशन एनर्जी, ये चीज ध्यान रख सकते हैं, साइज का हमेशा इन्वर्सली होता है। तो ये हो गया हमारे पास आयनेशन एनर्जी बढ़ रहा है, ये जनरल ट्रेंड्स का मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड क्या ध्यान रखना है आपको कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब देखिए टॉप टू बॉटम में आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, सेल्स बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा। अच्छा साइज बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, आयनेशन एनर्जी घटेगा, आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीजेज। अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस के बारे में, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि एक्सेप्शंस। अब देखिए एक्सेप्शंस में पहला आपको ध्यान रखना है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में। क्या होता है हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के बारे में। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S1, P3, D5 और F7, यानी कि आधा भरा होना चाहिए ये सब सेल, तब भी स्टेबिलिटी आता है, या तो पूरा भरा होना चाहिए, S2, P6, D10 और F14, इन सब में भी क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है, यानी कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी से क्या होगा, ऑलरेडी वो स्टेबल है, स्टेबल होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, तो हमें आयनेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहीं पे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उसका आयनेशन एनर्जी बढ़ जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ, इसका 3 होता है, इसका 4, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या होगा हमारे पास, 1s2 2s1, यहाँ पे लिखिएगा तो 1s2 2s2, यहाँ पे लिखिएगा तो 2p1, यहाँ पे 2p2, यहाँ पे 2p3, यहाँ पे 2p4, 2p5 और लास्ट में क्या होगा 2p6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है और यहाँ स्टेबल है। अब जहां जहां स्टेबल है ना उसको क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए और आगे वाले को पीछे कर दीजिए, जहां जहां स्टेबल उसको आगे कर दीजिए और आगे वाले को पीछे कर दीजिए, बस ये ध्यान रखना है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, लेफ्ट टू राइट में आपको ध्यान ही है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा हमारे पास, घटेगा, साइज घटेगा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो आयनेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी के कारण थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज हो जाता है। तो क्या ऑर्डर बनेगा हमारे पास, लिथियम, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, बोरोन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। थर्ड पीरियड में भी सेम ही होगा, मैं थर्ड पीरियड का भी लिख देता हूँ, सेम यही पैटर्न फॉलो करेगा। क्या होगा हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो क्या करना है आपको, एक छोड़ दीजिए, उसके बाद एरो ऐसे लगा दीजिए, एक छोड़िए फिर से एक एरो ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको निमोनिक से कैसे याद रखिएगा उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको कैसे याद रखना है सेकंड पीरियड वाले को, कि लिसेन, बोरोन, बेरिलियम को कैसे ध्यान रखना है, लिसेन, बोरोन, बेरिलियम को नहीं फेंकना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग प्लीज अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, लिसेन, बोरोन, बेरिलियम को नहीं फेंकना। क्लियर है, ये सेकंड पीरियड का था, एक्सेप्शंस का निमोनिक, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। थर्ड पीरियड वाले को कैसे ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, ना आलू मांगो। कैसे ध्यान रखना है, ना आलू मांगो सीता, ना आलू मांगो सीता, सेब पकोड़े कल आएंगे। कैसे ध्यान रखना है, ना आलू मांगो सीता, सेब पकोड़े कल आएंगे। ये अपने अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। निमोनिक्स आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पीरियड का एक्सेप्शंस
और ये हो गया हमारे पास सेकेंड पीरियड का एक्सेप्शंस, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट में बोरोन फैमिली का देखेंगे एक्सेप्शंस, बोरोन फैमिली का। अच्छा, बोरोन फैमिली में आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए बोरोन था, एल्युमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था और थैलियम था, वही टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ेगा तो साइज के क्या होता है, इनवर्सली होता है एनएस एनर्जी, तो घटना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होता कि आपको एक डब्लू ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? डब्लू। मैं थोड़ा सा डब्लू बना देता हूँ, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे था हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सबसे पहले कौन आएगा? बोरोन, उसके बाद आएगा थैलियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद इंडियम, यानी कि यही सीक्वेंस चलेगा। तो सबसे ज्यादा बोरोन का, उसके बाद थैलियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का और लास्ट में क्या आ गया? इंडियम का। यानी कि चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो चीज ध्यान दीजिए। चेंज हो रहा है हमारे पास एल्युमिनियम और गैलियम में, ध्यान से देखिए। एल्युमिनियम और गैलियम में गैलियम का ज्यादा हो गया, एल्युमिनियम का कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ पुअर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमारे पास इंडियम और थैलियम में चेंज हो रहा है। इंडियम और थैलियम में किसका ज्यादा हो गया? हमारे पास थैलियम का ज्यादा हो गया। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू एलसी का मतलब क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए ये वर्ड बहुत बार यूज हो चुका है वीडियो में, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फोर्थ वाला पॉइंट कि इनर्ट गैसेस हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इनर्ट गैस का क्या होता है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें होता है? सभी पीरियड में होता है, इन रेस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर है? कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ये हो गया हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, यहाँ पे समझिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा एच EGE, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा रहता है। देखिए कई बच्चों के मन में डाउट आया होगा, सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक कैसे हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा साइन का ही फर्क है, बाकी क्या होता है सेम ही होता है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एच EGE इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो बस रिलेशन में एक नेगेटिव साइन का फर्क होता है, बाकी अदरवाइज सब कुछ सेम ही होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी वैलेंस शेल में मुझे कोई बाहर इलेक्ट्रॉन से उसको ऐड करवाना है, तो अब वो एटम पे डिपेंड करता है ना, वो लेना चाहेगा तो आसानी से ले लेगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को चाह रखने वाला। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। जो इलेक्ट्रॉन्स को चाह रखेगा वही लेगा तो वही एनर्जी लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। ऐसा भी स्पीशीज हो सकता है ना जो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना ही नहीं चाहेगा, तो उसमें मुझे फोर्सफुली ऐड करवाना पड़ेगा, एनर्जी हमें देना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा? वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम लोग अगर डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस क्या लिखूंगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि मैं इसका क्या लिख रहा हूँ? डेफिनेशंस लिख रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर रिलीज्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब ये चीजें किस में देखा जाएगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम में देखा जाएगा। सेम चीज आयनाइजेशन एनर्जी में भी होता था। तो इसका डेफिनेशन हो गया। जैसे मान लीजिए एक्स कोई क्या हमारे पास, कोई भी यानी कि
हेलोजन्स वगैरह है, कोई भी नॉन मेटल्स वगैरह है। गैसेस फेज में एक इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको दिया तो किस में जाएगा, ये एक्स नेगेटिव में जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स नेगेटिव ये किस में था, गैसेस में था, एक्स नेगेटिव फिर से एक इलेक्ट्रॉन्स लिया तो किस में जाएगा, ये एक्स माइनस 2 में जाएगा, किस में गया, गैसेस में। इस बार कौन सा एनर्जी, यानी कि हुआ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेकेंड। ये ऐसे करके हमारे पास क्या होगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों मैंने बोला, समझिए। अगर एक्स ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है 2p5 होता है लास्ट में, एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसके वैलेंस में कितना हो जाएगा, यानी कि 2s2 2p5 होता है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 में क्या हो जाएगा, वो कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा लुईस के अकॉर्डिंग। 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसके वैलेंस शेल में, तो स्टेबल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, लेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और मान लीजिए ये ऐसा एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहेगा, ऑलरेडी 2p3 में स्टेबल है, तो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, लेकिन फोर्सफुली मैं उसको ऐड करवाऊंगा तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन जितना भी आगे बढ़ेंगे सभी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, समझिए। जैसे मैंने सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड में, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या स्टार्ट हो गया, रिपल्सन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, रिपल्सन स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होगा, दूर जाएगा, जिसके कारण एनर्जी हमें देना पड़ेगा। थर्ड में भी वही सेम चीज होगा, जैसे मान लीजिए एक्स माइनस 2 था, एक इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करवाए तो एक्स माइनस किस में गया, 3 में गया, गैसेस फेज में। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थर्ड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपस में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पॉइंट बना करके, जो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बी पॉजिटिव या नेगेटिव, बट सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन आर ऑलवेज, क्या ध्यान रखना आपको, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या, डेल्टा एच। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच, मतलब हीट ऑफ इंथैल्पी, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड्स, अब देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स से पहले आपको ध्यान देना है लेफ्ट टू राइट, जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था लेफ्ट टू राइट, क्या होगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा हमारे पास, घटेगा, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या ध्यान रखना है आपको, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। अच्छा, सेल्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगा। क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये जनरल ट्रेंड्स है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्सेप्शंस, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। पहला वाला एक्सेप्शन सेकंड पीरियड का क्या क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। याद करिए मैंने आयनिक एनर्जी में बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन है। जो हाफ फील्ड होगा या फिर फुल फील्ड होगा वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, नहीं लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको सबसे पीछे कर दीजिए। पीछे करिएगा क्या हो जाएगा, नियोन वगैरह पीछे आ जाएगा, बेरिलियम पीछे आ जाएगा, नाइट्रोजन वगैरह पीछे आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान कैसे रखना है कि सबसे पहले होगा नियोन, उसके बाद होगा बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये तीनों यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला था उसको सबसे पहले मैंने पीछे कर दिया था। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसका जीरो या फिर पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ईजी, जीरो या फिर पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने लिख दिया नियोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, बोरोन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ये सीक्वेंस बना। अब देखिए निमोनिक कैसे आपको हेल्प करेगा, ट्रिक में लिख देता हूँ। ट्रिक कैसे ध्यान रखना है, एनी का मतलब क्या होता है नहीं,
बी का मतलब बे, एन का मतलब नाना पाटेकर, बी का मतलब बिपाशा लड़की, सीओ का मतलब को फसाया। ठीक है, यानी कि नहीं बे, नाना पाटेकर बिपाशा लड़की को फंसाया। ये चीज ध्यान रख सकते हैं। ये सेकंड पीरियड का था, ये सेकंड पीरियड का था। अब हमको देखना है थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का एक्सेप्शंस। थर्ड पीरियड में कैसे ध्यान रखना है आपको, क्या क्या था हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सीक्वेंस हमारे पास होता है। होना ये चाहिए, होना क्या चाहिए हमारे पास, ये चाहिए। ऐसा होता नहीं है, मैंने यहाँ लिखा था, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए होगा क्या वो आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया था ये क्या होता है हमारे पास, स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी क्या होता है स्टेबल। तो स्टेबल वाला क्या हो जाएगा, हमेशा पीछा चला जाएगा। ट्रिक से कैसे ध्यान रखना है वो चीज देखिए। ट्रिक से आर्गन का सबसे कम हो जाएगा, आर्गन वैसे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद Mg, ये दोनों का लगभग क्या होता है 0, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आपको ध्यान कैसे रखना है, और मांगो अल्लाह के नाम पे। ठीक है, और मांगो अल्लाह के नाम पे, मैंने लिख दिया। शिद्दत से कॉल, शिद्दत से कॉल। ठीक है, यानी कि निमोनिक क्या होगा, और मांगो अल्लाह के नाम पे। ठीक है, अल्लाह के नाम पे शिद्दत से कॉल। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड पीरियड का हमेशा क्या होता है, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, सेकंड, और ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड। थर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड का हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और सेकंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता है। ये रीजन होता है। फोर्थ में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा एक्सेप्शन आप स्टार भी लगा सकते हैं, कि ग्रुप 17 क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ध्यान से सुनिएगा, होना ये चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। पता क्या है, क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये होता है। फ्लोरीन हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो उसका तो क्या होगा, इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है। और सेकंड पीरियड का तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होगा, लेकिन क्लोरीन का इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे आप ही मान लीजिए आपके घर में मेहमान आया, तो आपके घर में कमरा खाली होना चाहिए ना उसको रखने के लिए। अगर कमरा खाली नहीं तो कहाँ रखिएगा, तो वही चीज है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो उसके पास घर खाली होना चाहिए, ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले सके। तो ये होता है ग्रुप 17 का। ग्रुप 16 का भी आपको ध्यान रख लेना है, क्या क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। होना हमारे पास क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होता है। होना क्या चाहिए, ऐसा, ये भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड का ज्यादा तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है सबसे लास्ट में चला जाता है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, उसके बाद क्या होता है पोलोनियम, और लास्ट में क्या होता है ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर। जब आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर के कारण ऐसा होता है। कॉम्पैक्ट नेचर का मतलब क्या था, ये खुद के साथ बॉन्डिंग करना प्रीफर करता है, यानी कि खुद का इलेक्ट्रॉन्स जैसे परऑक्सी लिंकेज वगैरह बनाता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है कॉम्पैक्ट नेचर होता है, इसीलिए सबसे कम हो जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है आपको, कि जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, कि इनर्ट गैसेस का हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इनर्ट गैस का क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहेगा ना, तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने के लिए, इसलिए क्या होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
इसको समझने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में क्या है, बॉन्डिंग किया है। कौन सा बॉन्ड से बना हुआ है ये, कोवेलेंट बॉन्ड से। अब ध्यान से देखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि आपको किसी से फ्रेंडशिप करना है तो आप कैसे करिएगा, आपको भी अपना एक हैंड बनाना पड़ेगा, सामने वाला भी आपसे हैंड मिलाएगा, तभी तो आपका मतलब एक रिलेशन बन पाएगा ना, यानी कि फ्रेंडशिप हो पाएगा। उसी प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स मैं दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन्स आप दीजिए और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसके बीच में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बीच में था। अभी जो बॉन्डिंग हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में रहता है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो अब क्या होगा, ए और बी बीच में जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बीच में था, अब किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ने ए से इलेक्ट्रॉन्स क्या ए की तरफ से अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करवाया। मतलब कैसा, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो बी पे कैसा चार्ज होगा, डेल नेगेटिव, और ए पे कैसा चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब होता है पार्शियल चार्ज। क्या होता है, पार्शियल चार्ज। अब देखिए पार्शियल चार्ज का मतलब क्या, तो अधूरा चार्ज, यानी कि ये कंप्लीटली तो इलेक्ट्रॉन्स गया नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट ही हुआ है ना। शिफ्ट होने का मतलब ऐसा फीलिंग आने लगा कि मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उधर फीलिंग आने लगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आने लगा। ये कॉन्सेप्ट होता था। अब देखिए ये पार्शियल चार्ज हमारे पास हो गया, मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself, अपनी तरफ खींचता है, towards itself। ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स ध्यान रखना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या ध्यान रखना है, पहला लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आपको पता ही है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा हमारे पास, घटेगा। साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि छोटा एटम जो भी होता है ना, जिसका साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। जो बड़ा एटम होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड क्या ध्यान रखना है आपको, टॉप टू बॉटम। अब देखिए टॉप टू बॉटम में क्या ध्यान रखना है कि सेल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, जनरल ट्रेंड्स हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और किसका कम है। तो उसके लिए स्केल बनाया गया था। एक था पॉलिंग स्केल, दूसरा था हमारे पास मुलिकन्स स्केल, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है पॉलिंग स्केल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आज वैल्यू वगैरह पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, जिसका वैल्यू होता है 4, और सबसे लोएस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में होता है सीजियम, जिसका क्या होता है 0.7 होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आइए उसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, कुछ नॉन मेटल्स का जो आपको ध्यान रखना है, जो हेल्प होगा, और उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, उनके अकॉर्डिंग ये चीज देखना है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन से आपको राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ चलना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बाद, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। ठीक है, इधर मैं रख देता हूँ हाइड्रोजन को। ठीक है, लास्ट में। अब फ्लोरीन का क्या होता है 4, हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी का होता है। ये 4 हो गया। उसके बाद जैसे ही आपको राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है तो 0.5 घटाते चलिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब ये क्या हो जाएगा 3.5, ये 3, ये 2.5, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1.5, ये कितना हो गया 1। हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास 2.1 होता है। ठीक है, नीचे आएगा क्या होता है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। अब देखिए क्लोरीन में जब आइएगा फ्लोरीन से तो आपको एक माइनस करना है, -1, तो क्या हो जाएगा ये 3। फिर से आपको क्या करना है, क्लोरीन से ब्रोमीन में आने के वक्त -0.2 कर देना है, क्या हो जाएगा हमारे पास 2.8। उसके बाद फिर से 2.8 में से क्या करना है हमको -0.3 कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। किसका, आयोडीन का।
ये आयोडीन का 2.5, ब्रोमीन का 2.8, क्लोरीन का 3 और फ्लोरीन का 4। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या होता है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिक होता है H और P, मतलब हाइड्रोजन और फास्फोरस का कितना होता है 2.1, हाइड्रोजन का 2.1 हुआ, फास्फोरस का भी 2.1। ISC, ठीक है, क्या होता है हमारे पास 2.5, आयोडीन का 2.5, कार्बन का भी 2.5 और सल्फर का भी 2.5, ठीक है। याद कैसे रखिएगा, HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। ISC का मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा निमोनिक्स वगैरह के फॉर्म में। आगे आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए सीजियम और फ्रांसियम का क्या होता है हमारे पास 0.7 होता है। मन में क्वेश्चन आया होगा सर सीजियम के नीचे फ्रांसियम आता है, तो फ्रांसियम को क्यों नहीं कंसीडर किया कि हाईएस्ट मतलब सॉरी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो सीजियम फ्रांसियम क्या होता है 0.7। देखिए पोटेशियम और रुबिडियम कब रब, अब देखिए पोटेशियम और रुबिडियम का क्या होता है हमारे पास 0.8 होता है, ठीक है। उसके अलावा बेल आपको ध्यान रखना है, BeAl, इसे याद रख लीजिएगा। बेल का क्या होता है हमारे पास, बेरिलियम का 1.5 होगा, एल्युमिनियम का भी 1.5 ही होगा। तो ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे याद रख लीजिएगा निमोनिक के फॉर्म में, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक है, ISC, ठीक है, ऐसे होता है ना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सीजियम फ्रांसियम ये होता है 0.7, कबरब 0.8, बेल 1.5, ये ध्यान रख लीजिए। हमारे पास क्या होगा निमोनिक इसका। आई थिंक कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने लिखा है जो आप ध्यान रख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप, वो क्या है हमारे पास, अगर मान लीजिए ए कोई एटम है, ठीक है, ये ए है, न्यूट्रल है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक डाई पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या हमारे पास एनी एटम, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ए है, ए नेगेटिव है और A-2 है, ये किसके अकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होगा, घटेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पहला मेटल ऑक्साइड्स जनरली कैसा होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड्स जनरली कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। दूसरा आपको ध्यान देना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये कैसा होता है हमारे पास, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक। तीसरा आपको ध्यान देना है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये क्या होता है, कुछ गिना चुना है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। CO, NO, N2O, वाटर, ये सब कुछ होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। CO को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि लाफिंग गैस जिसको कहते हैं। H2O तो वाटर है, को आप बताइए आपको। फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए जितना स्टार हो सके, जो होता है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कि जनरली क्या होता है, मेटलॉइड्स का जो ऑक्साइड्स होता है, ऑक्साइड्स ऑफ, जनरली मैं लिख देता हूं, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटोलाइट्स कौन कौन सा होता है वो मैंने बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दिया, आप लोग पेज अगर डाउट्स होगा तो वहां से देख लीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में क्या क्या होता है हमारे पास, मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह मन बेकार गाया वे, ठीक है, वे मतलब वेनेडियम। अब देखिए सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह मन बेकार गाया वे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कौन कौन सा ऑक्साइड्स होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। Sb2O3, ZnO, AS2O3, SnO और SnO2 भी होता है, SnO2, PbO2, Al2O3, MnO2, BeO,
Cr2O3, Ga2O3 और V2O5। ये कुछ ऑक्साइड्स होते हैं ब्यूटेरिक का जो आपको ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ में हमको ध्यान क्या रखना है, पहला लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है हमारे पास, नॉन मेटालिक रिएक्टर बढ़ता है, NMC क्या होता है, इंक्रीजेज। अगर NMC बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है हमारे पास, एसिडिक नेचर का, तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। सेकंड क्या ध्यान रखना आपको, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या होता है हमारे पास, मेटालिक रिएक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। मेटालिक रिएक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारे पास, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, घटेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज करेगा। थर्ड में क्या आपको ध्यान रखना है, थर्ड में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट में। अब देखिए जैसे एग्जांपल्स देखिए, SO2 है हमारे पास और SO3 है, तो ऑब्वियस है सल्फर पे यहाँ पे कितना चार्ज है, +6, यहाँ पे क्या है, +4 चार्ज। तो जितना ज्यादा क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है। फोर्थ में आपको क्या ध्यान रखना है, फोर्थ में ध्यान रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होता है, जिसके पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए और एक OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, वो ऑक्सी एसिड्स होता है। कंडीशन ये होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज निकालिए, कितना हो जाएगा, +7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 2 2 4, इतना क्या, +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 -2, तो क्या हो जाएगा, +1। क्लियर है, निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालिएगा, देखिए जैसे HClO3 का मैं निकाल के बता देता हूँ। क्लोरीन का कितना होता है, X। अब देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 + X प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0। सॉल्व कर दीजिए, 1 + X - 6 = 0, तो X = कितना हो जाएगा, +5, यानी कि HClO3 में कितना आ गया, +5 आ गया। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा हम लोग क्या बोल देंगे, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है या फिर H2SO3 है। अब देखिए सल्फर का चार्ज निकाले, 3 2 6, इधर कितना हो जाएगा, -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, +4। यहाँ पे 4 2 8, 8 में 2 चला जाएगा, +6, 6 वाले का ज्यादा। H3PO2, H3PO4, PO3 और H3PO4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे चार्ज निकालेगा तो 2 2 4 +1, यहाँ पे 3 2 6, 6 में से 3 क्या कितना हुआ, +3, यहाँ पे 4 2 8 8 में +5। मतलब क्या यहाँ पे कैसा, तो इन्वर्सली होता है, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता है कि H+ एसिडिक स्ट्रेंथ होता कौन है, जो H+ दे, और H+ देने के बाद उसका एनाइन कितना स्टेबल है, वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पे किसके कारण ऐसा होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ये चीज ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है, रेजोनेंस के कारण, यानी कि उसका एनाइन क्या होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या होगा, वो एसिड होगा। तो यही था हमारे पास पीरियोडिक टेबल का क्रैश कोर्स 1 शॉर्ट वीडियो। तो लास्टली मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लर्नड मोर। अगर इसी प्रकार से आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी नीट एस्पिरेंट है, JEE एस्पिरेंट है, उसको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन सिक्योर हो सकता है ये वीडियो देखने से। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।